तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही हमारे देश की एविएशन इंडस्ट्री से, जहां पर आगे जाकर फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा कंपटीशन राइज होते हुए नजर आ सकता है। तो आप सब जानते होंगे कि कुछ हफ्तों पहले ये अनाउंस किया गया था जाने माने इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के द्वारा कि वो एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अकाशा एयरलाइंस वो शुरू करेंगे आने वाले कुछ समय में, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे। तो इस समय पर बड़ी चर्चा हो गई थी कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक अल्ट्रा लो कॉस्ट बजट कैरियर हमें देखने के लिए मिलेगा जो पूरे के पूरे इंडस्ट्री के अंदर एक तहलका मचाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम 3 दिन पहले टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए बिड्स जीत ली है, जिसके बाद में टाटा ग्रुप भी आगे जाकर एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डोमिनेंट बनेगा। ये बात हमें आकर समझ में आ रही है। इसी बिड के अनाउंस होने के बाद में तुरंत बाद में ये अनाउंस हुआ कि अकाशा एयरलाइंस को जो अप्रूवल्स की जरूरत थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, बेसिकली जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वो उन्हें अक्टूबर 11 को सौंप दिया गया, जिसके वजह से मेजॉरिटी अभी जो दिक्कतें थी अकाशा एयरलाइंस के शुरू होने के लिए वो अभी कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। तो हो ये रहा है इंडिया के अंदर की एक बहुत बड़ी एयरलाइन शुरू होने वाली है और इसके साथ साथ एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर जिनके पास विस्तारा, एयर एशिया जैसे एयरलाइंस ऑलरेडी मौजूद है, वो एयर इंडिया जैसे बड़े प्रेजेंस वाली एयरलाइन के साथ में इंडियन मार्केट में एंटर करेंगे। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हमें आगे जाकर इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री में दिखने वाला है, जो कि ओवरऑल पैसेंजर्स को बेनिफिट ही पहुंचाएगा। आप देखते हैं किस तरीके से सारी चीजें प्ले आउट होती है और इसकी वजह से एक्चुअल में जो फायदे क्रिएट होंगे वो पैसेंजर्स तक कब तक पहुंचेंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है पिरामल एंटरप्राइजेस से, जिन्होंने थर्सडे को ये अनाउंस किया है कि वो अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस को अपने एंटरप्राइजेस बिजनेस से सेपरेट करेंगे, यानी अपने फाइनेंसेस और अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस को सेपरेट करते हुए पिरामल ग्रुप हमें नजर आएगा। ये करने के पीछे का रीजन पिरामल के बोर्ड ने ये बताया है कि आने वाले कुछ समय में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को वो बहुत ज्यादा ग्रो होते हुए देखते हैं। इसी के अंदर अगर उन्हें ठीक से फोकस करना है, ठीक से अपने अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने हैं, अपने फाइनेंसेस खुद से संभालने हैं, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह अपने आप में देखने हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पिरामल फार्मास्यूटिकल्स एज एन सेपरेट एंटिटी फंक्शन करे और इसके बिजनेस को जो बाकी एंटरप्राइजेस के बिजनेस है उसके साथ में मर्ज ना किया जाए। इसी को देखते हुए बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सेपरेट करेंगे और आगे जाकर एज एन लीडर पोजीशन इस कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो अभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर पिरामल ग्रुप एक सेपरेट फार्मास्यूटिकल कंपनी बनकर निकलते हुए नजर आएगी, जिसकी वजह से जो बाकी बड़ी फार्मा कंपनीज का नाम आज हम सुनते हैं उसी के लिस्ट में पिरामल फार्मास्यूटिकल्स का नाम भी हमें जल्द ही सुनने के लिए मिल सकता है। इनफैक्ट ना सिर्फ बिग लेवल हेल्थ केयर लेकिन पर्सनल केयर और फिटनेस भी बहुत जरूरी भाग बन चुके हैं आज इंडियंस के लिए। इसी में उजीवा ने बेटर D3K2 प्लस के जरिए इम्यूनिटी, वेलबींग, बोन स्ट्रेंथ, इन्फ्लेमेशन और मूड, इन सारी दिक्कतों को टारगेट करते हुए एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है। बढ़ती उम्र के साथ में जॉइंट पेन, आर्थराइटिस जैसी समस्याएं आना काफी आम बात है, लेकिन उजीवा के प्लांट बेस्ड D3K2 में आपको विटामिन डी और विटामिन के का एक किलर कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि जाना जाता है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बनाने के लिए। और आज की डेट में इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस आप सभी जानते ही हो। उजीवा के D3K2 के अंदर आपको यूनिक 3-in-1 फॉर्मूला मिलता है जो मल्टीपल ब्लेंड से बनाया जाता है। इसमें इम्यूनिटी ब्लेंड, बोन सपोर्ट ब्लेंड, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस ब्लेंड जैसी चीजें आपको मिलती है। उजीवा का बेटर D3K2 प्लस एक 100% वेजिटेरियन कॉम्बिनेशन है, जबकि इसी समय पर बाकी जो कॉम्पिटिशन है वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स आपको सर्व करते हैं। विटामिन D3 और K2 बेस्ट कॉम्बिनेशन है इम्यून सिस्टम के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और ओवरऑल किसी भी व्यक्ति के वेलबींग के लिए। इसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। 18 साल से ज्यादा की उम्र के दोनों मेल्स और फीमेल्स इसके 1 से 2 कैप्सूल्स रोजाना कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी हाई फैट मील के साथ में। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी कोई दूसरे मेडिकेशंस भी जारी है तो आपको 2 घंटों का गैप रखना है उजीवा और अपने दूसरे मेडिकेशन के बीच में। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उजीवा के बेटर D3K2 प्लस को ट्राई करें। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर के बारे में, जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, जहां पर पिछले 5 दिनों में ये तीसरी खबर आ रही है जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने ग्रीन एनर्जी मिशन को पूरा करने के लिए 3rd मेजर डील साइन की है। तो हमने पहले इन्हें एक चाइनीज कंपनी को खरीदते हुए देखा, इसके बाद फिर से एक सब्सिडरी होल्डेड चाइनीज कंपनी को एक्वायर करते हुए देखा और अभी ऐसी खबर आ रही है कि इन्होंने जर्मन बेस्ड नेक्स्ट वेव कंपनी को 25 मिलियन यूरोज के इन्वेस्टमेंट के साथ में यहाँ पर वो एक स्टेक होल्डर बन गए हैं। तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है सबसे छोटी है कंपैरेटिवली, लेकिन इसके टेक्नोलॉजीज के अंदर अपना हाथ आजमाने के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रिलायंस ने किया है। तो इन टर्म्स ऑफ रुपीस ये 217 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है और ये जो कंपनी है नेक्स्ट वेव, ये मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स बनाने के लिए बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजीज होल्ड करती है। एक्सक्लूसिवली अगर बात करें तो इनएक्सपेंसिव रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए मोनोक्रिस्टलाइन सोलर वेफर्स बनाने के लिए अंदर ये कंपनी काफी ज्यादा आगे है।
तो ये जो कंपनी जिस तरीके के मेथड्स यूज करती है वेफर्स बनाते समय, वो बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल करती है, उनका ओवरऑल कॉस्ट कम आता है। ट्रेडिशनल वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बहुत ज्यादा ये अलग है और कम समय में इन्हें बनाया जा सकता है। ये इस कंपनी के फायदे हैं। तो रिलायंस को उम्मीद है कि इस इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकी टेक्नोलॉजी वो अपने आने वाले ग्रीन मिशन के अंदर एक्वायर कर पाएंगे, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज का मिशन है उसके अंदर। और ओवरऑल ये जो 3 मेजर एक्विजिशंस या आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं रिलायंस ने सोलर इंडस्ट्री की वजह से, जल्द ही ये ना सिर्फ इंडिया के लेकिन वन ऑफ द दुनिया के सबसे बड़े सोलर एनर्जी प्लेयर्स में से बन जाएंगे, ऐसी खबरें अभी तय है। अगली दोस्तों खबर आ रही है एक माइलस्टोन से रिलेटेड, जो है हमारे देश के सबसे लंबे सी ब्रिज से रिलेटेड, जो है मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक, और इसके लिए 1000 सेगमेंट का कास्टिंग हो गया है, ऐसी खबर MMRDA ने दी है। तो दोस्तों टोटल 21.8 किलोमीटर लंबा ये सी ब्रिज है, जिसके अंदर ऑब्वियसली इतनी ज्यादा लेंथ होने की वजह से बहुत ज्यादा कंक्रीट सेपरेटेड सेगमेंट्स का यहाँ पर जरूरत पड़ती है, और इनमें से 1000 सेगमेंट कंप्लीट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस ब्रिज के लिए जो सारे के सारे अलग अलग पैकेजेस हैं, इनके लिए वर्क ऑर्डर्स अभी दे दिए गए हैं, और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ में मिलकर इस ब्रिज को बनाया जा रहा था। यहाँ पर डेवू, टाटा प्रोजेक्ट्स, L&T, ये सारे अलग अलग पैकेजेस पर काम कर रहे थे, और आने वाले 2 साल में ये ब्रिज कंप्लीट होगा, ऐसी उम्मीद जताई गई है। तो ऐसी और ज्यादा माइलस्टोन्स हमें कम समय में सुनने के लिए मिलेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम से, जहां पर गिरना सॉफ्टवेयर ओन ऑटोमोबाइल पोर्टल कार देखो भी एक यूनिकॉर्न बन गई है, जो हमारे देश की 31st यूनिकॉर्न बन गई है साल 2021 के अंदर। तो टोटल इन्होंने रिसेंट में 250 मिलियन का एक फंडिंग राउंड उठाया था, जहां पर ये सीरीज सी फंडिंग थी, और इसके वजह से जो इनका प्री IPO राउंड था, यहाँ पे इनकी वैल्यूएशन $1.2 बिलियन तक पहुंच गई है। तो इसकी वजह से ये भी एक यूनिकॉर्न बन गई है, और ओवरऑल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसके अंदर की ग्रोथ ये भी रिफ्लेक्ट कर रही है। अगली खबर दोस्तों फिर से देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम से आ रही है, जहां पर मोबीक्विक, जिन्होंने खुद IPO के लिए अप्लाई किया था और अप्रूवल उन्हें मिला था 1900 करोड़ के IPO के लिए, वो 32nd स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है इंडिया के अंदर साल 2021 के लिए। तो इन्होंने भी 1 बिलियन का वैल्यूएशन हासिल किया है, और ब्लैकस्टोन इंडिया के द्वारा आई हुई इन्वेस्टमेंट के जरिए ये वैल्यूएशन हासिल वो कर पाई है, ऐसी खबरें हमें मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली मोबीक्विक ने अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन कुछ ट्रस्टेड सोर्सेस के द्वारा कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट उन्हें मिली है ब्लैकस्टोन के द्वारा, जिसकी वजह से उनका वैल्यूएशन 1 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है। तो मल्टीपल यूनिकॉर्न रिलेटेड खबरें हमें आती रहती है, और टोटल अब तक 32 यूनिकॉर्न्स इस साल इंडिया में से बाहर आ चुके हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर हाईवेज के काम को तेजी से बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स का काम एक्सपेडाइट कर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, इन्होंने महाराष्ट्र के कई सारे हाई लेवल मिनिस्टर्स के साथ में एक मीटिंग ली थी, जहां पर महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, इन रीजन के अंदर चल रहे कुछ मेगा एक्सप्रेसवेज के काम पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा जो मुंबई गोवा हाईवे है और कुछ दूसरे प्रोजेक्ट जो डेडलाइन से काफी दूर पहुंच चुकी है, इनके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि लैंड एक्विजिशन और जो स्टेट लेवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अप्रूवल होता है, इसके ऊपर वो ध्यान दे, और जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स होते हैं उनकी मदद लेकर जहां पर भी दिक्कतें आती है वहां पर प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट करने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करेगी, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इस मीटिंग के बाद में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ज्यादा तेजी से महाराष्ट्र के हाईवे प्रोजेक्ट्स में बनते हुए नजर आएंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है BSNL से, जो ऑल ओवर इंडिया TCS के साथ में मिलकर नए 4G नेटवर्क्स बनाने का काम करेगी। तो दोस्तों ऑब्वियसली ये खबर सुनने में बहुत ज्यादा आउटडेटेड लगती है कि BSNL बहुत ज्यादा लेट अभी 4G नेटवर्क गेम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया को देखो, इनफैक्ट अगर आप US, यूरोप के कई सारे डेवलप भागों को देखो और इंडिया को भी देखो, तो आज के डेट में भी हमारे यहाँ पर जो ट्रू 4G नेटवर्क है, यहाँ पर मैं अच्छे 4G की बात कर रहा हूँ, 25-30 Mbps के ऊपर की स्पीड की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ अर्बन एरियाज के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि विलेजेस में अभी भी 2-3 Mbps की स्पीड हमें मैक्सिमम देखने के लिए मिलती है। लेकिन साल 2022 तक देश के हर एक गांव को एटलीस्ट ट्रू 4G लेवल तक कनेक्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंदर एक मिशन सामने रखा गया है। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने आज के दिन इसकी अनाउंसमेंट की है कि वो सारे के सारे विलेजेस को 2022 को कनेक्ट कर देंगे, और इसके लिए इंडिजिनियसली डेवलप 4G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो BSNL 3G के बाद में कभी अपग्रेड कर ही नहीं पाई, ये बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गई है प्राइवेट कॉम्पिटिशन से, लेकिन गवर्नमेंट अभी इनके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ये TCS के साथ में बनाएगी, और बाद में ऑल ओवर इंडिया स्पेशली रूरल भागों के अंदर BSNL 4G में देखने के लिए मिलेगा। तो एटलीस्ट आप कह सकते हो जो ब्रॉडबैंड लेवल का इंटरनेट होता है वो गांव में रहने वाले लोगों को आने वाले 2-3 साल में मिल जाएगा, और इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज का बॉक्स खुलेगा इन एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए, वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर एक और नई बिड अनाउंस की गई है, जहां पर 25 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट 33 किलोवाट इवैक्यूएशन लाइंस के साथ में बनाने के टेंडर्स महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में ओपन कर दिए गए हैं। तो ये बिल्ड, ऑपरेट और मेंटेनेंस मॉडल पर दिया जाएगा। आने वाले 25 साल तक
तक, यानी जो इस प्रोजेक्ट को बनाएगा वही इन्हें ऑपरेट करेगा, वही उनका मेंटेनेंस करेगा 25 ईयर्स के लिए, और ऑनलाइन तरीके से इसकी ऑक्शनिंग की जाएगी। यहाँ पर जो भी बिडिंग करने के लिए सामने आते हैं उन्हें 85 लाख रुपीस की डिपॉजिट सामने रखनी पड़ेगी बिड करने से पहले। और महाराष्ट्र का एक ऐसा रीजन जहां पर सोलर पावर बहुत अबंडेंस में यूज किया जा सकता है, उस एरिया के अंदर इस सोलर पावर का मैक्सिमम यूज हो पाए, इसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है। तो जल्द ही महाराष्ट्र के सोलर पावर कैपेसिटी के अंदर 25 मेगावाट्स का इंक्रीज हमें नजर आएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर देश की सबसे महंगी और कंट्रोवर्शियल मेट्रो के लिए मेट्रो कोचेस रेडी हो गए हैं और उन्हें हमारे कुछ मिनिस्टर्स के द्वारा इंस्पेक्ट कर लिया गया है। दोस्तों मुंबई के अंदर जो मुंबई मेट्रो लाइन 3 बन रही है वो करेंटली मोस्ट एक्सपेंसिव मेट्रो प्रोजेक्ट है। इसके अंदर लेकिन एक कंट्रोवर्सी आप सब जानते होंगे है कारशेड रिलेटेड, जिसकी वजह से इस मेट्रो का बाकी काम तो बहुत तेज से हो रहा है, लेकिन एंड का जो हिस्सा है कारशेड का उसके रिलेटेड बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से हमें देखने के लिए मिली है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी दे दिए गए थे कोचेस वगैरह के लिए, उन पर बाय टाइम काम चल रहा है। और जो पहली मुंबई मेट्रो लाइन 3 की कोच है, जिसकी टोटल जैसे 960 मीटर के ट्रैक के अंदर टेस्ट किया गया एल्स्टॉम इंडिया की फैक्ट्री के अंदर ही, वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर दी गई है। वैसे दोस्तों 31 ट्रेन जिनके अंदर 248 कोचेस होंगी, इसका ऑर्डर एल्स्टॉम को दिया गया है। इनमें से ये पहली ही ट्रेन है जो ट्रायल बेसिस पर खुद के पावर पे चल पाए, इस हिसाब से इसे बनाया गया। तो अभी फिलहाल आप वीडियो में देख पा रहे होंगे किस तरीके से बेसिक डिजाइन इन कोचेस का है। ज्यादातर हिस्से में ये कोचेस अंडरग्राउंड ही चलेगी और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स हर एक स्टेशन पर मौजूद होंगे, उसके हिसाब से इन्हें बनाया गया है। फ्यूचर में ड्राइवरलेस तरीके से भी इन्हें चलाया जा सकेगा और जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स आप किसी भी मेट्रो सिस्टम के अंदर एक्सपेक्ट करते हो वो सारी चीजें इन ट्रेन के अंदर मौजूद है। उम्मीद करते हैं ये कोचेस बनने के बाद में यूजलेस कई सालों तक पड़े नहीं रहेंगे। मुंबई मेट्रो 3 का काम जो है जिस जिस रीजन की वजह से अटका हुआ है वो क्लियर आउट करते हुए हमें जल्द ही जिस डेडलाइन पर मुंबई मेट्रो 3 का डेट दिया गया है उसी डेट पर ये ओपन होते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है पटना से, जहां पर 2 नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने का डिसीजन यहाँ के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स के द्वारा लिया गया है। तो यहाँ पर 2 जो नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे, इनके अंदर 4 आप कह सकते हो सब क्लस्टर्स होंगे, जहां पर ये 4 क्लस्टर्स एलईडी बल्ब्स, स्टील फर्नीचर्स, टॉयज और फुटवेयर, इन जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज को फोकस करते हुए बनाए जाएंगे। तो इनमें से कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, अगर हम फर्नीचर और फुटवेयर की बात करें तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है लेकिन बहुत मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं है। और लेकिन अगर हम बात करें एलईडी बल्ब्स या टॉयज के बारे में तो इनमें से एक इंडस्ट्री ऑब्वियसली नई इंडस्ट्री है, जबकि एक इंडस्ट्री ऐसी है जो इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा ग्रो अब तक हो नहीं पाई है, लेकिन गवर्नमेंट इसे तेजी से पुश कर रही है, जिसकी वजह से आगे जाकर टॉय क्लस्टर का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने ऐसे कहा है कि जो एलईडी बल्ब और फर्नीचर वाला क्लस्टर है इसे ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है और फुटवेयर का जो क्लस्टर है उसे जल्द ही अप्रूव कर दिया जाएगा, जिसके बारे में लास्ट में सिर्फ टॉय का क्लस्टर बचेगा। तो पटना के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हमें और ज्यादा तेज से होते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है देश के 2 व्हीलर इंडस्ट्री के सबसे बड़े जायंट से रिलेटेड, जो है हीरो मोटोकॉर्प, जिन्होंने वेडनेसडे को ये अनाउंस किया है कि उन्होंने जिलेरिया मोटर्स के साथ में अग्रीमेंट साइन किया है, जो अर्जेंटीना बेस्ड एक मोटर कंपनी है, और इनके साथ में मिलकर साउथ अमेरिकन मार्केट में हीरो मोटोकॉर्प अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा। बेसिकली इनके आउटलेट्स को इस्तेमाल करेगा अपनी मोटरसाइकिल्स बेचने के लिए। दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, कुछ हम डेवलपिंग देश की बात करें, इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ पर इंडिया के हीरो मोटोकॉर्प के बाइक्स और स्कूटर सबसे ज्यादा बिकते हैं और इंडिया का मार्केट इन रीजन्स में भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और अभी साउथ अमेरिकन मार्केट के अंदर भी वो एंट्री लेना चाहते हैं, जहां पर अर्जेंटीना बेस्ड जिलेरिया मोटर्स का मदद वो लेंगे। बेसिकली जो सर्विस नेटवर्क होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होगा और जो सेल्स का चैनल होगा, ये जिलेरिया मोटर्स का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए कमीशन बेसिस पर सारा काम होगा। बाद में आगे जाकर में भी हीरो मोटोकॉर्प इंडिपेंडेंट बन सकती है, लेकिन इनिशियली एंट्री यहाँ पर वो कर लेगी, ऐसे उन्होंने कहा है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो विवेक भारद्वाज पूछते हैं, कैन वी यूज सोलर पैनल्स ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू चार्ज देयर बैटरीज। देखो अभी करंटली जो बैटरी की डेंसिटी है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है, बहुत ज्यादा बिजली वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है। एट द सेम टाइम जो सोलर पैनल्स है वो अगर मैक्सिमम जो थियोरेटिकल कैपेसिटी होती है एक सोलर पैनल की, अगर हम 1 मीटर बाय 1 मीटर की साइज को कंसीडर करें तो भी एक बैटरी को वो बहुत अच्छे स्पीड से चार्ज नहीं कर सकती। इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हम डायरेक्टली ऐसे सोलर पैनल्स इंस्टॉल नहीं कर सकते कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी से हमारी नीड पूरी तरीके से हट जाए। ऑब्वियसली ऐसे कई सारे ऑप्शंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए, ताकि एटलीस्ट ट्रिकल चार्ज हो पाए अगर आप कहीं पर अटक जाते हो, या फिर जो
फैंटम ट्रेन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। जैसे कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप सिर्फ ऐसे नॉर्मली पार्क करके भी रखोगे तो भी दिन में 1 से 2% उनकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो अपने आप ड्रॉप होती है और कुछ दिनों के अंदर वो 0 तक पहुंच सकती है। और इस तरीके के सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है उस 1-2% की रिकवरी के लिए। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना एटलीस्ट अभी थियोरेटिकली इम्पॉसिबल है, जो प्रैक्टिकल हो, जो 300-400 किलोमीटर की रेंज भी रखे, अच्छा खासा उनकी बैटरी कैपेसिटी हो और साथ साथ इतने बड़ी बैटरी को सिर्फ और सिर्फ सोलर के द्वारा चार्ज भी वो कर पाए, ऐसे ईवीज बनाना आज की टेक्नोलॉजी के साथ में इम्पॉसिबल है। तो इन कंक्लूजन अगर कहे तो हमें ऐसी गाड़ियां देखने के लिए मिलेगी जो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करती होंगी उनके बैटरी के अंदर, कुछ दूसरे सिस्टम्स के अंदर, लेकिन ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली सोलर के जरिए ही चल पाए। हमें एटलीस्ट करंट टेक्नोलॉजी के साथ में एक्सटर्नल पावर सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, बेटर बोन हेल्थ और मूड आपका बेहतर रहे, तो उजीवा का बेटर D3K2 प्लस आपके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकल कर आ सकता है। और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के जरिए आप उजीवा के इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो।